सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9th ऑन क्लास में हमारे इतिहास भाग से हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति। अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। फ्रांस की क्रांति के पश्चात यूरोप एवं एशिया सहित विश्व के बहुत से भागों में एक विशेष प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक क्रांति आई। 19वीं शताब्दी में समाज में परिवर्तन के विषय में लोग विचारधाराओं उदारवादी, इसको लिबरल भी कहते हैं, क्रांतिकारी रेडिकल तथा रूढ़िवादी कंजर्वेटिव श्रेणियों में बांटा गया। यानी इसको कितनी बातों में, 3 हिस्सों में, उदारवादी, क्रांतिकारी और रूढ़िवादी श्रेणियों में बटे हुए थे। उदारवादी विचारक धार्मिक एवं आर्थिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। वे जीवन के अधिकार, नागरिक व धार्मिक स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा एवं कोई भी व्यापार व व्यवसाय करने की स्वतंत्रता के अधिकार पर बल देते थे। यानी व्यक्ति को ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। ये केवल संपत्तिधारी वयस्क मताधिकार के पक्ष में थे। क्रांतिकारी विचारक राजनीति में अधिक से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी के पक्ष में थे। वे बड़े जमींदारों एवं उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकारों के विरोध में थे तथा सभी वयस्कों के मताधिकार के पक्ष में थे। रूढ़िवादी विचारक रेडिकल और उदारवादी दोनों के खिलाफ थे। वे चाहते थे कि आवश्यकता अनुसार तथा धीमी गति से बदलाव किया जाए। सन 1760 के आसपास यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई। परिवहन के नए साधन, विशेषकर रेल परिवहन का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे हैं, जिससे आवास और साफ सफाई के कार्यों में मुश्किल हो रही थी। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोध थे। तत्कालिक विचारक कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। अतः जब तक संपत्तियों पर सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व नहीं होगा, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। 9 जनवरी सन 1905 को रूस में प्रथम क्रांति हुई, जिसे खूनी रविवार कहा जा सकता है के रूप में उसको याद भी किया जाता है। सन 1914 ईस्वी प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, तुर्की तथा दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन व रूस। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। जब बोल्शेविक ने जमीन के पुनर्वितरण के आदेश दिए तो गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। यानी इन्होंने क्या किया कि जमींदारों से जमीन लेकर जो सभी वर्गों में उसको बराबर वितरित करने के लिए थे, लेकिन उसने उद्योगों और बैंकीकरण में राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। लेनिन के बाद स्टालिन ने पार्टी की कमान संभाली तथा खेती के सामूहिकीकरण पर बल दिया, जिसका काफ़ी विरोध हुआ। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में परिवर्तित रूप से सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम हो गई। अब हम देखेंगे पूंजीपति और समाजवादी विचारधारा क्या होती है। तो पूंजीपति और समाजवादी विचारधारा के बीच अंतर। पूंजीवादी निजी संपत्ति के हक में थे, यानी जिसकी पूंजी है वो उसी की होनी चाहिए। लेकिन समाजवादी क्या थे? समाजवादी निजी संपत्ति के विरोध में थे। समाजवादी क्योंकि पूंजीपति में जो पूंजीपति होता है वो अधिक पूंजीपति होता जाता है, लेकिन समाज में जो दूसरे नीचे तबके के लोग हैं वो गरीब रह जाते हैं। पूंजीवादी मानते थे कि बिना निजी संपत्ति के कोई समाज चल नहीं सकता। यानी पूंजीपति ऐसा मानते थे कि यदि अमीर और बड़े पैसे वालों के लोग दम पर ही समाज चलता है।
समाजवादी मानते थे कि निजी संपत्ति की जगह सामूहिक संपत्ति होनी चाहिए। इनका मानना था कि सभी के पास संपत्ति सामूहिक हो तो समाज का विकास अधिक हो सकता है। अब इसमें हमें जो हमारे प्रश्न छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनको देखेंगे। रूसी क्रांति किस जार के शासनकाल में हुई? निकोलस द्वितीय के शासनकाल में। प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस का शासक कौन था? तो कौन था? जार निकोलस द्वितीय। सन 1905 की रूस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? जार की निरंकुशता, यानी यह निरंकुश शासक था। इससे लोगों ने भावनाओं को लोगों को आहत करता था और अपने हिसाब से शासन चलाता, इसलिए इसको क्रांति प्रमुख कारण रही। रूसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? चर्च की शक्ति एवं निरंकुश शासन की समाप्ति, है ना। चर्च में पादरियों का शासन था और वो निरंकुश राजा क्या था? निरंकुश था। रूसी क्रांति किसे कहते हैं? फरवरी सन 1917 में राजशाही का पतन एवं अक्टूबर की घटनाओं को रूसी क्रांति कहते हैं। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई? सन 1917 में। रूसी क्रांति को विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना क्यों मानी जाती है? समाजवाद की स्थापना के कारण रूसी क्रांति को विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, क्योंकि रूस की जो क्रांति हुई तो वो किसके पक्ष में हुई थी? समाजवाद की स्थापना के पक्ष में। रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे? क्योंकि तब से तो समाजवादी क्रांति प्रारंभ हो गई थी, उससे पहले के देखना है। सन 1905 की रूस की क्रांति से पूर्व रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा अत्यंत खराब थी, जिसका विवरण निम्नलिखित है। रूस की सामाजिक दशा सन 1861 ईस्वी से पूर्व रूस में सामंतवाद का बोलबाला था, यानी सामंतवादी व्यवस्था थी। सामंतवाद लोग किसानों के से बेगार लेकर उनकी जमीनों पर खेती करते थे, यानी बेगार का मतलब होता है कि इंसान की इच्छा नहीं होने पर उसको जबरदस्ती कार्य करना। तो ये रूस की इसमें क्या होता था कि उन्हीं लोगों की ज़मीन पर उनसे जबरदस्ती कार्य करवाते थे और जो भी खेती से उपज होती थी वो कौन ले लेते थे? सामंतवादी लोग। इन किसानों को सामंतवादों के अनेक अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। रूस में छोटे किसान भी थे जिनकी आर्थिक दशा दयनीय थी। सन 1905 की रूसी क्रांति से पूर्व समाज में 3 वर्ग थे। पहला सामंत वर्ग, कुलीन वर्ग जिसको कहते हैं, जिससे बड़े सामंत, जारशाही के सदस्य यानी जार के शासन का समर्थन करने वाले उच्च पदाधिकारी आदि शामिल थे। मध्यम वर्ग का उदय औद्योगिकरण के फलस्वरूप हुआ, जिसमें लेखक, इसमें कौन आते थे मध्यम वर्ग में? लेखक, विचारक, डॉक्टर, वकील तथा व्यापारी लोग शामिल थे। तीसरा वर्ग था किसान व मजदूर वर्ग। इस वर्ग के सदस्यों की दशा अत्यंत खराब थी, क्योंकि इनके ऊपर किसका नियंत्रण था? सामंतवादी लोगों का। कुलीन और मध्यम वर्ग के लोग इन्हें हीन और घृणा की दृष्टि से देखते थे। पादरी वर्ग भी अनेक प्रकार से जनसाधारण वर्ग के लोगों का शोषण करता था, क्योंकि पादरी वर्ग भी क्या करते थे? वो भी सामंत वर्ग के संपर्क में थे और किसी प्रकार का टैक्स कर आदि नहीं चुकाते थे। रूस की आर्थिक दशा, औद्योगिकरण के पूर्व रूसी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। रूस में किसानों की दशा बहुत दयनीय थी, क्योंकि सामंतवाद वहाँ पर था। उनके खेतों में बहुत छोटे छोटे थे, उन्हें कृषि के नवीन तकनीकों का ज्ञान नहीं था, जबकि अभाव के कारण वे आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीद पाने में असमर्थ थे। उन्हें कठोर परिश्रम करने पर भी
पेट भोजन भी, मतलब कितना ही मेहनत करते थे लेकिन भरपेट भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि उनकी उपज अधिकांश भाग सामंत वर्ग हड़प लेता था। जार की निरंकुश सरकार ने श्रमिकों, मजदूरों तथा किसानों की आर्थिक दशा सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया। अतः सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार और सैनिकों के अत्याचारों ने स्थिति को दिनों दिन गंभीर बनाना आरंभ कर दिया। सन 1917 से पहले रूस की कामकाजी आबादी के बाकी देशों के मुकाबले किन किन स्तरों पर भिन्न थी। सन 1917 ईस्वी से पूर्व रूस की कामकाजी आबादी यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले निम्नलिखित स्तरों पर भिन्न थी। पहला आएगा, रूस की लगभग 85% जनसंख्या अपनी आजीविका की पूर्ति कृषि संबंधित कार्यों से करती थी। जनसंख्या व प्रतिशत यूरोप के अन्य देशों की तुलना में कहीं अधिक था। रूसी किसानों की जोतों एवं अन्य यूरोपीय देशों के किसानों में खेत, जोत का मतलब होता है खेत, तो यूरोप के अन्य देश किसान थे, उनके खेत क्या थे, बड़े थे, और रूस के किसानों के खेत छोटे थे। छोटे खेत होते हैं, टुकड़ों में होते हैं, तो उपज भी कम होती है। रूसी किसान नवाबों एवं सामंतों का कोई आदर नहीं करते थे, है ना। रूसी किसान नवाबों एवं सामंतों का कोई आदर नहीं करते थे। वे प्रायः लगान देने से इनकार कर देते थे। जमींदारों के अत्याचारी स्वभाव के कारण उनसे घृणा करते थे। इसके विपरीत फ्रांस में किसान अपने सामंतों के प्रति वफादार थे। सन 1790 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वे अपने सामंतों के लिए लड़े भी थे। रूस में पुरुष श्रमिकों की अपेक्षा महिला श्रमिकों को बहुत कम वेतन दिया जाता था। इसके अतिरिक्त बच्चों से भी 10 से 15 घंटे तक काम लिया जाता था। रूस का किसान वर्ग यूरोप के किसान वर्ग से भिन्न था। वे एक समय अवधि के लिए अपनी जोतों को एकत्र कर लेते थे। उनके परिवार की आवश्यकता अनुसार उन्हें कम्यून इनका बंटवारा करती थी, यानी सभी सामूहिक रूप से खेती करके जो उपज होती उसको बांट लेते थे। यूरोप के अनेक प्रमुख देशों में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी। वहाँ कारखाने स्थानीय लोगों के हाथ में थे। श्रमिकों का अधिक शोषण नहीं होता था, परंतु रूस में अधिकांश कारखाने विदेशी पूंजी से स्थापित हुए थे, जो रूसी श्रमिकों का शोषण करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते थे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे। सन 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। सन 1917 ईस्वी में रूस से जारशाही शासन समाप्त करने के लिए अग्रलिखित परिस्थितियां उत्तरदायी है। रूस का जार निकोलस द्वितीय बड़ा निरंकुश, है ना, और देवी अधिकारों का समर्थक था। उसने रूसी जनता की उदारवादी भावनाओं को कुचलने के लिए कठोर नीति बनाई। जारशाही की दमनकारी नीति के कारण रूस की जनता में भीषण असंतोष व्याप्त था, इसलिए उसको लोग नहीं चाहते थे। रूस का ऑर्थोडॉक्स चर्च जार के निरंकुशता का पोषक था, वो इसमें और सहयोग करता था। यानी वहाँ का चर्च है ऑर्थोडॉक्स, जो रूस को और इसमें वापस उसको निरंकुश बनाने में उसका सहयोग करता था। चर्च का पादरी जार की निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता का समर्थक था। चर्च का अनुचित प्रभाव जनता के कष्टों का एक मुख्य कारण था। सन 1905 ईस्वी की रूस की क्रांति रूसी जनता पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। जबकि जार ने इस निर्वाचित परामर्शदाता संसद डूमा के निर्माण की घोषणा की, परंतु उसने उसे कार्य करने की आज्ञा प्रदान नहीं की। इससे डूमा को बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि जार किसी भी तरह के जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी दूसरे का अंकुश नहीं चाहता था। जार ने रूस को प्रथम विश्व युद्ध में धकेल दिया। सन
1917 ईस्वी तक लगभग 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। युद्ध के समय उत्पादन की कमी हो गई, जिससे रूस में आर्थिक संकट बढ़ गए, क्योंकि लोग इतने मारे गए तो उत्पादन कार्य भी प्रभावित हुआ। बड़ी मात्रा में सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री की आपूर्ति बनाए रखने के कारण रूस में मजदूर के क्षेत्रों में खाद्य पदार्थों की भारी कमी आ गई, जो क्रांतिकारी का तात्कालिक कारण बने, क्योंकि लोग क्या हो गए, भूखे मरने लग गए। जार के प्रथम विश्व युद्ध में रूसी सेना की शक्ति बढ़ाने के प्रयासों तथा श्रमिकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती किया गया, जिससे लोगों में असंतोष की भावना बढ़ी। 27 फरवरी 1917 को मजदूर वर्ग रोटी, वेतन, काम के घंटों में कमी की मांग करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए सड़कों पर जमा हो गए। हड़ताली मजदूरों के साथ सैनिकों एवं अन्य लोग भी शामिल हो गए। राजधानी पेट्रोग्राद पर भी क्रांतिकारियों का अधिकार हो गया। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के दौरान फौरन बाद कौन कौन से परिवर्तन किए? बोल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति के बाद निम्नलिखित परिवर्तन किए। निजी संपत्ति का अधिकार समाप्त करना। बोल्शेविकों ने निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त करवाया तथा इसके परिणाम स्वरूप भूमि को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया। सामंतों की बड़ी बड़ी जमीनों पर किसानों को बांट दिया गया। इससे जोते छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ गई, यानी सभी के पास जमीन उपलब्ध हो गई। वो जमीन पहले केवल सामंतों के पास थी। इसके अतिरिक्त बड़े बड़े मकानों के मालिकों के पास आवश्यकता अनुसार मकान छोड़कर शेष सभी मकान एवं खाली स्थानों को बेघर एवं जरूरतमंदों लोगों को दे दिया गया। ये जिन निजी संपत्ति का अधिकार तो था सामंतों का, उसको समाप्त कर दिया। राष्ट्रीयकरण। बोल्शेविकों ने अधिकांश उद्योगों एवं बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों के शोषण में कमी आई तथा वे पूरी लगन से मेहनत करने लगे। लोगों में अपने देश के प्रति राष्ट्रीयकरण की भावना विकसित हुई। उद्योगों का नियंत्रण। उद्योगों का नियंत्रण निजी हाथों से छीनकर राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात मजदूर, सोवियत और श्रमिक संघों को दे दिया गया। अब हम इसमें देखेंगे निम्नलिखित पर टिप्पणी। ये परीक्षा में आती है टिप्पणी लिखने के लिए, इसको आप ध्यान से देखें। कुलक किसे कहते हैं, है ना। फिर रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। स्टालिन के समय आधुनिक खेत विकसित करने और उन पर मशीनों की सहायता से औद्योगिक क्रांति खेती करने के लिए यह आवश्यकता समझी गई। संपूर्ण रूस में कुलक को समाप्त कर दिया गया, यानी इसको क्या कहते, संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता है। आपने केवल ये बात याद रखनी है। फिर ड्यूमा रूस की निर्वाचित परामर्शदाता संसद थी, जिसका गठन सन 1905 की क्रांति के बाद जार द्वारा किया गया, परंतु इसे जार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया, है ना, क्योंकि जार अपनी सत्ता पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसे पता है कि ड्यूमा एक संसद है जो अंकुश रखेगी, तो उसको नहीं चाहता था। सन 1900 में से सन 1930 के बीच महिला कामगार। रूस के कारखानों में महिला कामगारों की संख्या पर्याप्त थी। उन्हें पुरुषों से कम मजदूरी मिलती थी। उन्होंने सन 1905 ईस्वी एवं सन 1917 ईस्वी क्रांति उसने होने वाली हड़तालों में सक्रिय भाग लिया। महिलाएं भी बराबर भाग लेती थी। 22 फरवरी सन 1917 ईस्वी को उन्होंने श्रमिकों की सबसे बड़ी हड़ताल का नेतृत्व भी किया। रूस के इतिहास में महिला श्रमिक अपने साथी पुरुष श्रमिकों को प्रेरणा का स्रोत बनी थी, यानी वे हर कार्य में पुरुषों के बराबर थी, बल्कि उनसे आगे थी, लेकिन उनको वेतन पुरुषों से कम मिलता था या वहाँ उनके साथ भेदभाव होता था। आज की ऑनलाइन क्लास में इतना ही। हम अगला भाग करेंगे।